सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं। आज मैं आपके लिए ये क्लास 10th NCERT साइंस की बायोलॉजी का पार्ट चल रहा है, जो कि जैव प्रक्रम NCERT का क्वेश्चन है। और इसका पार्ट 1 पार्ट 3 ये पार्ट 1 2 हो गया है। 11 से लेकर के 13 का क्वेश्चन का आंसर हम आपसे डिस्कस करते हैं और हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टेड होती है। आप लोग जो है बहुत एंजॉय करते हैं हमारी क्लास में भी, और हम भी चाहते हैं कि आप बहुत खुश होकर के हमसे डिस्कशन करके हमारी आपके बीच की जो बातें हैं वो एक दूसरे तक ट्रांसफ़र हो जाएं। ठीक है, तो ये हम लोग बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम और आप अपने संबंधों को कितना मधुर बनाए रखें, ये भी चीज़ें का ध्यान इसमें रखा गया है। और हम आपको बहुत नंबर 1 की क्लास देते हैं, और जब भी रिजल्ट आता है तो नंबर 1 पर ही रहते हैं बायो के बच्चे। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजी में नंबर 1 अगर आपको बनना है तो आप रेगुलर चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और फिर आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या बढ़ा लीजिए, संख्या आप जितनी अधिक बढ़ा देंगे उतना हम और मोटिवेट होंगे, उतना हम खुश हो जाएंगे। कमेंट कर देंगे, यानी कि आप हमारे क्या हैं, आप हमारे मोटिवेटर हैं, यानी आप हमको क्या हैं, मोटिवेट कर देंगे। कमेंट करेंगे, इससे हम खुश हो जाएंगे तो फिर और एंजॉय बनता है, क्लास और अच्छी हो जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए बच्चों, मनुष्य में किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य में हम सभी लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की बात कर रही है। ये दोहरा परिसंचरण जिन लोगों ने मेरी क्लास किया होगा पहले, उनको तो ये पता होगा कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। इसकी हमें व्याख्या भी करना है और क्यों आवश्यक है ये भी बताना है। तो अब आप बताइए यहाँ पे, मनुष्य में दोहरा का मतलब दो बार, परि मतलब चारों तरफ, संचरण मतलब पहुंचना या फैल जाना। कितना बढ़िया ना, आनंद आ गया ना। अब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, ठीक है ना। अब ये दोहरा परिसंचरण का मामला क्या होता है बच्चों? दो तरफा मामला होता है। एक तरफा हो जाएगा तो मामला गंभीर हो जाता है। इस तरह से दो तरफ का मामला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मामला? दो तरफ का, दोहरा परिसंचरण। और दोहरा परिसंचरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मामला आपके किससे है? आपको दुख, तकलीफ, खुशी, भय, क्रोध, ये सब कौन झेलता है? ये आपका दिल ना, नॉर्मल शब्दों में आप कहते हैं। और इसे शुद्ध हिंदी के वर्ड में हृदय कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे लिए कितने प्रिय हैं, और आप मेरी बात को अगर ध्यान देंगे, सुन रहे होंगे, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है ना, मेरी इस क्लास को देख कर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मेरा दिल खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, जो अपने सर का इतना ख्याल रखते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तक भी कर देते हैं। तो दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करने की और ये क्यों आवश्यक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है? हृदय है। क्या है? हृदय, जिसे आप क्या कहते हैं? सामान्य शब्दों में दिल कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हृदय की बात कर रहा है। दोहरा परिसंचरण कहाँ पे होगा भैया? ये आपके हृदय में होगा, मनुष्य के हृदय में। मनुष्य के हृदय में ही दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। अच्छा, ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया दिल की डिजाइन कैसी होती है, हृदय कैसा होता है। तो फट से आप क्या करते हो? तुरंत आप जो है यही काम करते हो ना, कि आप ये देखो बना दिए और ये बना दिए, ये देखो बना दिए ना ऐसे। अब आपने ऐसे बना दिया तो चलिए कोई बात नहीं। और अब इसी में हम देखते हैं कि ये 2 चेंबर में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट में। और एक यहाँ पर से भी, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से क्या लगा दिए? ये बाल लगा दिया। ठीक है ना, ये हार्ट हो गया। अब आप अगर यहाँ से ध्यान दें
ठीक है, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहीं पर आप कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर में डिवाइड हो गया कि नहीं डिवाइड हो गया। अब 4 चेंबर में यदि ये डिवाइड हो गया तो अब आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका लंग्स है, लंग्स है ना, फेफड़ा है। और ये अगर फेफड़ा है तो अब आप समझ गए होंगे कि यही जो है, अब यहाँ से तो आपके शरीर से ब्लड आया, कहाँ से ब्लड आया, आपके शरीर से। ये देखो आपके शरीर से जब ब्लड आया तो ब्लड यहाँ भर गया, भर जाने के बाद जब ये फुल होता है चेंबर तो ब्लड नीचे की ओर आता है, और यहाँ पे जब खिसकता है तो यहीं पर से आप देखते हैं क्या होता है, यहीं पर से आप देखते हैं, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कहाँ पे, आप समझिएगा इस बात को, ठीक है ना, ये लंग्स में पहुंच गई। अब यहां से क्या होता है कि लंग्स अपना ब्लड इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना, कहाँ पे, ये इसको कहते हैं दायां चेंबर, दायां कक्ष, इसको कहते हैं बायां कक्ष। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। हृदय में कितने चेंबर होते हैं, आपके दिल में कितने कक्षे, कितने कमरे बने हुए हैं, 4 कमरे हैं, 4 कमरे में आप फैलते रहो। 4 से अगर एक भी कमरा डिस्टर्ब हुआ तो समझिए चारों का काम समाप्त हो। तो अब आप देखिए बच्चों, यहाँ से ये तो रहा प्रश्न। अब ब्लड इसमें आया, जैसे ही ब्लड यहाँ पे नीचे पहुंचा बाएं निलय में, अब यहीं पर से आप देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर से ये पूरे शरीर में फिर फैल जाती है। तो ये यहाँ पे प्योर ब्लड। अब देखिए एक बार हुआ क्या, ये आपका शरीर है, क्या है, आपने मान लिया ना कि ये आपका क्या है, शरीर है, ये यहां से भी, हाँ, तो चलो एक में ही हम दिखा देते हैं, डबल परिसंचरण की एक में ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपकी मान लीजिए शरीर हो गई, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, ये आपका क्या है, लंग्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, ठीक, बात समझ गए। अब ये क्या होती है, जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड, भाई शरीर से देखो ये ब्लड आया, शरीर से ये ब्लड आया तो किसके द्वारा आया, शरीर से महाशिरा के द्वारा आ गया, शरीर से किसके माध्यम से आया है, महाशिरा के माध्यम से आया है, महाशिरा। और जब महाशिरा के माध्यम से ब्लड पहुंचता है आपके हृदय में, हृदय के किस चेंबर में पहुंचा, दायां अलिंद में पहुंचा। तो ये कैसा ब्लड था, ये ब्लड भैया CO2 वाला था, कूड़ा कचरा वाला। पूरे शरीर का जो ब्लड था वो सीधे महाशिरा से कहां पहुंच गया, आपके दाएं अलिंद में पहुंच गया हृदय के। और दाएं अलिंद में जब पहुंचा तो मालूम चला कि यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जैसे ही ब्लड फिलअप हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अच्छा आप ही बताओ, अगर आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हो ना, तब तो अब जैसे इसका भी ये ब्लड इसमें भर जाएगा ना, तभी तो फिर एक कंट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, हाँ, और फिर यही ब्लड जो है क्या करेगा, नीचे आएगा, इंटर करेगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है एक वाल्व होती है जिसे आप ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कौन सी वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये वाल्व इसलिए होती है कि हृदय कैसा करता है, संकुचन करता रहता है ना, संकुचित होता है, तो वो कुछ आवाज भी होती है। कैसी आवाज होती है, दिल की आवाज क्या होती है, कैसी आवाज होती है, दिल की आवाज। अगर आपने सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, समझ गए होंगे, दिल की आवाज होती है लब और डब की आवाज। कंपटीशन में पूछा जाता है, अवकाश समझ में आ जाती है, वहाँ ऑप्शन दिया रहता है कि दिल कैसे आवाज करता है या दिल की आवाज कैसे होती है,
तो आप समझिएगा कैसी होती है, लब और डब की आवाज़ होती है। समझ गए? अच्छा, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड फुल हो गया। अब फुल हो गया तो ये वाल क्या है, ये वाल इसमें बंद हो गई। अब अगर ये संकुचित होगा, ये संकुचित होगा तो ये वाल तो बंद हो गई ना यार। अब ये संकुचित होगा तो यहाँ से जो है कौन सा ब्लड, ये यहाँ से पल्मोनरी वेन, ठीक है, और पल्मोनरी, इस समय हम भूल रहे हैं, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहीं पे आपके प्रश्न बनता है एग्जाम में, कंपटीशन में अच्छे अच्छे धनंग जाते हैं। ये तो आपको पता है ना कि वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड सप्लाई होता है, सीरा में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरीज में, धमनी में हमेशा प्योर ब्लड होता है। बात समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि सीरा में हमेशा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड, और धमनी में हमेशा सीरा में हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है, और धमनी में हमेशा कैसा होता है, शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन जो ब्लड आपके हार्ट से लंग्स तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, हार्ट से लंग्स तक अगर जा रहा है तो हार्ट से लंग्स में जाने वाला ब्लड, यहीं से प्रश्न बनता है। इसी का नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं? यही प्रश्न पूछा जाता है बच्चों आपके एग्जाम में। अच्छे अच्छों की यहाँ पे आंख निकल आती है, अंधे होके चले आते हैं। यही पूछा जाता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, किसके लिए? लंग्स के लिए, फेफड़ा के लिए, तो वो धमनी या वो वेसल्स का नाम क्या होता है? पल्मोनरी धमनी। याद रखिएगा, यहाँ जस्ट उल्टा हो गया ना, धमनी लग गया यहाँ पे। यही समझना है कॉन्सेप्ट, नहीं तो गए काम से फिर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब ये पल्मोनरी धमनी में ये भाई लंग्स में, फेफड़ा में क्यों गया? फेफड़ा में गया क्योंकि यहीं पर तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा था। अभी अभी मैंने बताया था किसके माध्यम से हो रहा था? कूपिकाओं के माध्यम से। और कूपिकाएं कैसी थी? गुब्बारे के समान थी, ठीक है, गुब्बारे के समान थी। तो ये यहाँ से जब गया कहाँ पे? लंग्स में। तो यहाँ पे क्या किया गया? अपना CO2 लंग्स को दे दिया, और लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने क्या किया? और लंग्स ने अपना ऑक्सीजन दे दिया हार्ट को। अब ये देखो, मान लीजिए लंग्स है, और लंग्स से क्या है? ये ऑक्सीजन सीधे आपके हार्ट के कहाँ पहुंच रहा है? दायां आलिंद में। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बताइए आपके हृदय में जो 4 कमरे हैं, चारों कमरे में शुद्ध ब्लड किधर होता है? तो आप क्या बताएंगे? लेफ्ट साइड, बाएं साइड। अशुद्ध ब्लड किधर होता है? राइट साइड होता है। समझ गए? इधर से अशुद्ध ब्लड होता है और इधर शुद्ध ब्लड होता है। अब शुद्ध ब्लड कैसे हुआ? भैया शुद्ध ब्लड हुआ, ऑक्सीजन मिल गई ना, हो गया शुद्ध। अच्छा, ये कहाँ पहुंचा? किस चेम्बर में? दायां आलिंद में पहुंचा। दाएं आलिंद में पहुंचने के बाद ये सीधे बाएं निलय में पहुंचा। बाएं आलिंद से बाएं निलय में पहुंचा। बाएं निलय में जब पहुंचा तो यहाँ पर एक वाल्व होती जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। भैया ये वाल्व इसीलिए लगी रहती है कि भाई हार्ट है वो पंप करेगा ना, तो ऐसा ना हो कि जहां से ब्लड आया फिर वहीं चला जाए, इसलिए वाल्व लगा दी जाती है। तो ठीक है, अब जब ये ब्लड पंप करेगा तो ये सीधे, ये देखो, अब ये सीधे कहाँ पहुंच जाएगा? शरीर की महाधमनी में। इसी का नाम होता है, ये क्या है? शरीर की महाधमनी। पढ़ लो बेटा, दिल का मामला है, और ये दिल सबका ख्याल रखना, ठीक है? किसी के दिल को टार्चर मत करना, और हमेशा खुश किए रहना, ठीक है ना? सारी दवा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, दुआ से काम चल जाता है यहाँ। तो अब ये शरीर की महाधमनी हो गई। अब यहाँ से आपने देखा कि ब्लड जो है आपकी खोपड़ी की ओर चला गया, पूरे शरीर की बॉडी में आ गया ना। अब पूरे शरीर में ब्लड फिर फैल गया, शुद्ध ब्लड अब पूरे शरीर में फैल गया। अब उसके बाद में फिर वो ब्लड क्या हो गया?
डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अशुद्ध हो गया ना, तो शुद्ध होने के लिए फिर वही क्रिया करेगा। तो हार्ट में ब्लड का 2 बार आना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। रुधिर का, रक्त का हृदय में 2 बार आना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। बस समझ गए ना? तो प्रश्न यहाँ जितने बन रहे थे मैंने सब बता दिया। अब आपकी मर्जी कि आपने कितना समझा, बता दे रहा। हार्ट से लंग्स तक इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड जाएगा पल्मोनरी धमनी के द्वारा, और लंग से हार्ट में आएगा प्योर ब्लड किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी शिरा के द्वारा आएगा। ठीक है ये। और इधर देख रहे हैं आप, बाईं साइड बाइकस्पिड वाल्व है, दाईं साइड ट्राइकस्पिड। बाईं साइड जो है बाइकस्पिड वाल्व है, दाईं साइड ट्राइकस्पिड वाल्व लगी हुई है। ठीक है, तो ये रहा है आपका दोहरा परिसंचरण। अब मैं आपके लिए फिर बता देता हूं कि मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है। हृदय में कितने बार? 2 बार आता है। इसके दोहरा परिसंचरण इसीलिए कहते हैं। इसी कारण ऑक्सीजन और ऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग रहते हैं। एक बात और सुनो भैया, कोई कह देते हैं ना उसके दिल में छेद हो गया। भैया दिल में छेद होना तो समझ लो बेचारे के जीवन का खतरा हो गया। ये दिल में छेद अगर हो गया तो कहाँ होता है भैया? छेद यहीं होता है, ये यहाँ पे छेद हो जाता है। और यहाँ पर अगर छेद हो गया दिल में तो हम जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग कर रहे थे वो दोनों मिल गए, और मिल गए तो समझिए जीवन बेकार हो गया। ठीक, हाँ। तो और सुनिए, ये ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग रहता है। यदि ये बंटवारा न हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? लाइफ द एंड हो जाएगी। बस इतना ही आपको इसमें लिखना था। ठीक बेटा, समझ में आया? आनंद आया कि नहीं? देखो आपका मामला था और आपसे मैं भी जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा भी मामला इसी में है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे ना तो कुछ छूट गया होगा सोचते सोचते। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे कह रहा है जाइलम। देखो बेटा, जाइलम और फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? अभी एक बेटा पूछी वाहन में क्या अंतर होता है, वाहन में क्या होता है। तो वाहन में मैंने बताया उस बहन को, ठीक है, क्या बताया कि वाहन माने गाड़ी होती है, 4 पहिया गाड़ी ही, जिसमें आप बैठ के निकल जाते हैं। 2 पहिया गाड़ी वाहन, लेकिन वाहन है, वाहन का मतलब क्या होता है? पहुंचाना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप समझ गए वाहन में क्या अंतर। किसकी बात कर रही है ये जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है। यानी जाइलम से किन पदार्थों का वहन किया जाता है और फ्लोएम से किन पदार्थों का वहन किया जाता है। तो ये तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ कि जाइलम से केवल वाटर या जल एवं खनिज लवण केवल ऊपर मुखी दिशा में होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और उसको पूरी तरह ऊपर मुखी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वहन कर देते हैं। और वहीं पे अगर आपसे कहा जाए और क्या करते हैं जाइलम द्वारा, जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन किया जाए तो फ्लोएम द्वारा भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपर मुखी भी होगा और नीचे यानी कि अधोमुखी भी होगा। ठीक है, इसमें एटीपी ऊर्जा का क्या होगा, एटीपी ऊर्जा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एटीपी ऊर्जा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। और देखो अच्छा, पहले तो मैं जाइलम की बात फिर से बता देता हूँ। भैया जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण
घुले लवण क्या करते हैं, परिवहित करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं कि जाइलम में पदार्थों का जो परिवहन है वो वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, जो कैसे हैं, डेड टिश्यू होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। तीसरा जाइलम की विशेषता बता देता हूं कि वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ना संभव हो पाता है। किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन पुल के कारण ही तो जल ऊपर की ओर चढ़ता है। और यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं की वाष्पीकरण, ठीक है, उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। अगर चौथा नंबर कैरेक्टर्स की बात करें जाइलम की, तो जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है और ऊर्जा खर्च जाइलम में क्या है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अतः एटीपी की आवश्यकता यहाँ पे होती ही नहीं है। आइए हम फ्लोएम की विशेषता बता देते हैं कि फ्लोएम की विशेषता यह है कि फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा देता है। ठीक है, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी कोशिकाओं ट्यूब सेल्स ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए यह परासरण दाब को बढ़ा देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो बता रहे थे कि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स में सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं होती हैं। तीसरा कहते हैं स्थानांतरण की बात किया जाए तो पदार्थ में फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यह ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जो फ्लोएम से पदार्थों को ऊतक की ओर भेजता है, जिसमें दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया होती है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक बच्चों, तो ये रहा जाइलम और फ्लोएम। आने वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, जाइलम में वाटर मिनरल, फ्लोएम में फूड का, बस यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और अगला है फुफ्फुस। फुफ्फुस मीन्स होता है लंग्स, कुपिकाओ मीन्स एल्वियोलाई, हाँ, जो लंग्स में होती हैं। वृक्क आप सुनते होंगे, वृक्क क्या होता है, वृक्क जिसे आप हिंदी में किडनी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। किडनी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वृक्क कोई बोलता ही नहीं है, तो आपको पता नहीं कि वृक्क क्या होता है। तो वृक्क मीन्स किडनी होता है। वहीं पे अगर वृक्काणु की बात करें तो वृक्काणु को इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होती है, ये यूनिट होती है। छोटी छोटे नेफ्रॉन से मिल करके ही इस किडनी का फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ है। कि रचना तथा क्रिया विधि की तुलना कीजिए। तो इस तरह से बच्चों ये आपको यहाँ से आपको ये सब चीजें बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, अब अगर आप ये अगर आप समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो तुरंत मौज करो। ये बनाए, ये बना दिए और ये बना दिए, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है ना, इस तरह से क्या हुआ, ये आता जाता रहा। ठीक है, और आते जाते हुए जो है आपने, ठीक है ना, इसी तरह से ये जो है आया और ये ऐसे फिर चला गया। ठीक है ना, ये, और फिर यहाँ पे जाते हुए आप देखते हैं ये पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो किडनी की क्या है, किडनी यानी कि वृक्क धमनी की शाखा है और वृक्क शिरा की शाखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, वृक्क धमनी की शाखा, और ये क्या है, वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क शिरा की ये शाखा हो गई। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो क्यों जो ये आपको ये संरचना कप शेप दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। कप शेप स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है बोमेन संपुट कहते हैं। और इसी के अंदर आप देखते हैं ना, बहुत ढेर सारे सेल्स क्या हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, इसके अंदर संकुचित हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, कोशिका
गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब यह अपने पिछली तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कप शेप्ड का, वो क्या होता है, वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है। वृक्काणु का ये नलिकाकार क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, और यही नलिकाकार भाग आप आगे देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से होते हुए आगे की ओर ओपन हो जाती है। ठीक है, ये यू शेप्ड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इधर ओपन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वृक्क धमनी में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृक्क धमनी कह देते हैं। ठीक है, और वृक्क धमनी में जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं हेनले। क्या कहते हैं, हेनले लूप। ये हेनले लूप होती है, यू शेप्ड का स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, और इसी में अगर आप देखें, ये जो एक नलिका है जिसे हम क्या कहते हैं, संग्राहक वाहिनी कहते हैं। संग्राहक वाहिनी जो कलेक्ट करती है यूरिन को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर रहा किसका, नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने बना करके आपको बता दिया। ठीक है, अब वहीं पे हमने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने फुफ्फुस को भी आपको बताया था। ठीक है ना, कि लंग्स में अभी हमने यहाँ ऐसे ऐसे बनाया था। ये देखो, ये आपके लंग्स में ये सब क्या हो जाती हैं, वायु कूपिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, कूपिकाएं होती हैं। ठीक है ना, जो CO2 और O2 का गैसों का एक्सचेंज करती हैं। तो अब आपको कहना है कि फुफ्फुस में कूपिका और किडनी में नेफ्रॉन। तो ये हो गई आपकी क्या है, ये वायु कूपिका है और ये आपका क्या है, ये नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। तो पहली चीज याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कई लाखों के नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करती हैं। उसी तरह से करोड़ों की संख्या में ये लंग्स में, फेफड़े में वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। अब दोनों को का डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है कि कूपिका जो होती है शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है ना, CO2 और O2 का एक्सचेंज करती है। कूपिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है और कूपिका शरीर में रसायन CO2 गैस के रूप में क्या करती है, निकलती है। वहीं पे अगर बात करें हम इसकी नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन में आप देख सकते हैं कि जो नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं वह शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती हैं। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती हैं। वृक्काणु जो है कैसे होते हैं, लूपदार बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, और भी अगर अच्छे से अगर आप इसको देखना चाहें तो अभी टाइम है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसी के विषय में कि भाई एल्वियोलाई या कूपिका का मतलब यहाँ पे ये पतली भित्ति होती है या गुब्बारे की समान संरचना होती है फेफड़े में, और जो क्या कहते हैं जिसमें सतही महीन तथा नाजुक होती है और क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर कोशिकाओं का ये लंबा चौड़ा एक जाल होता है और कूपिकाएं सतही क्षेत्र बढ़ा देती हैं जिससे CO2 का रुधिर से वायु में तथा ऑक्सीजन का वायु से रुधिर में विसरण हो सके, डिफ्यूजन हो सके। ठीक है ना, कूपिकाएं केवल फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्र को बढ़ा देती हैं। कूपिकाएं बहुत छोटी होती हैं और प्रत्येक फेफड़े में एक बहुत बड़ी संख्या में ये पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो पतली भित्ति कप शेप्ड के आकृति की संरचना होती है जो पतली भित्ति वाले ट्यूब्यूल से क्या होती, नलिकाओं से जुड़ी होती है। बोमेन संपुट में रुधिर वाहिकाओं का क्या एक गुच्छा होता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं या कोशिका गुच्छ कहते हैं। इसका काम क्या होता है, छानना, फिल्टर करना। ठीक है, वृक्काणु के ट्यूब्यूल्स, वृक्काणु के क्या होते हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स के हिस्सों का ऊपरी रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है जो लाभप्रद पदार्थों का जल तथा पुनः अवशोषण करने का कार्य किया जाता है। वहीं पे वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। रुधिर को छानने के लिए निष्पन्न से लाभप्रद पदार्थ तथा जल के पुनः अवशोषण के लिए अंत में मूत्र
क्या होगा, बचेगा। ठीक है। और फिर क्या होता है कि नेफ्रॉन में के नलिकाकार हिस्से मूत्र को संग्राहक वाहिनी तक ले जाते हैं। ये संग्राहक वाहिनी तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। और नेफ्रॉन छानने का आधार इकाई तथा एक बड़ी संख्या में प्रत्येक गुर्दे में होती हैं। ठीक है ना, मैंने बता दिया नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इस तरह से ये आपका चैप्टर आज समाप्त हुआ बच्चों। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट बनता है अपने सर के लिए, आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिए। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए जो भी प्रश्न हैं कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए और लाइक शेयर अवश्य करिए। इससे हम खुश हो जाएंगे, मोटिवेट होंगे और भी नेक्स्ट चैप्टर लेकर आने के लिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।